नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक ऐसा शो जिसमें हम बताते हैं आपको दुनिया में क्या हलचल मची हुई है, कौन सा देश किस ओर जा रहा है, कौन सा देश क्या नई रणनीति बना रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें क्या कर रही है, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, ताइवान क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। हर खबर आपको हम डिटेल से बताते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और हर देश अपने हिसाब से अपने देश को सिक्योर करने के लिए अलग अलग चालें चल रहा है। चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में आज की बड़ी खबरें आपके लिए जो हम लेकर आए हैं वो क्या है, जिस खबर को हम डिटेल से समझेंगे आज के शो के दरमियान। पहली बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के तनाव की होगी, क्योंकि सिर्फ अब बयानबाजी नहीं, ये जंग अब समंदर के बीच शतरंज की चाल की तरह बन चुकी है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन जो रडार से दूर खामोशी से छिपकर बैठा है ईरान के करीब, जैसे कि तूफान से पहले की शांति हो, और दूसरी तरफ यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जो धीरे धीरे अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है, सीधे उस जोन की तरफ जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को, मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका करना क्या चाहता है और किस तरीके से करना चाहता है। क्या यह सिर्फ दबाव का खेल है या वाकई अमेरिका कोई बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया कि दो जंगी बेड़े अमेरिका के किसी देश के करीब हों, एक ऐसे देश के करीब हों जहां पर ऑलरेडी अमेरिका के 19 बेस पहले से मौजूद हो और एक जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद हो। तो सवाल यह, अमेरिका की अगली चाल क्या होगी और उस पर ईरान का पलटवार क्या होगा? खाड़ी में जंगी जहाज, आसमान में लड़ाकू विमान, जमीन पर सियासी बयानबाजी, तनाव चरम पर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बस अगर गलती से भी एक बटन दबा दिया गया तो गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। बताएंगे फिलहाल सिचुएशन क्या है मिडिल ईस्ट में, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका की तैयारी क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है कि दूसरे शिप को भी हमने ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। दोनों शिप की लोकेशन भी जानने की कोशिश करेंगे, मैप के जरिए देखेंगे इस वक्त कहां कहां ईरान की घेरेबंदी है और ईरान ने किस तरह से घेरेबंदी कर रखी है होर्मुज स्ट्रेट की, जिससे अगर ब्लॉक किया गया तो खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल ही ब्लॉक हो जाएगा और इससे ऑयल मार्केट में हाहाकार मच सकता है। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, डिटेल जानेंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप की नीति से कैसे दुनिया का पावर बैलेंस हिला, मिडिल ईस्ट में पुराने समीकरण टूटे, नए गठजोड़ बनने लगे, एशिया में तनाव बढ़ गया, खासकर चीन और उसके पड़ोसियों के साथ, अमेरिका का तनाव बढ़ गया, अमेरिका का यूरोप के साथ तनाव बढ़ गया, भारत के साथ तनाव बढ़ गया। यानी एक साल में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया की राजनीति को अपसाइड डाउन करके रख दिया, उलट पलट करके रख दिया और एक तरफा नीतियों का असर अब साफ महसूस हो रहा है। बताएंगे आपको कैसे पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो बदल गई है और पावर बैलेंस बदल गया है। ट्रंप ने कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है, डिटेल से बात करेंगे और ट्रंप के एक साल के रिजीम की भी चर्चा करेंगे। आज अमेरिका का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? पाकिस्तान से दोस्ती, यूरोप से दुश्मनी, भारत से तनातनी, चीन से दुश्मनी। क्या अमेरिका अपनी साख और अपनी अर्थव्यवस्था बचा पाएगा? डिटेल से बात करेंगे, पॉइंट्स भी जानेंगे। फिर बात करेंगे चीन की, दुनिया की सबसे बंद और सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाला देश। एक खबर निकाल कर नहीं ला सकते बगैर चीनी सरकार के मर्जी के। जिनपिंग ना चाहें तो एक लाइन की हेडलाइन नहीं मिल सकती है चाइना से आपको, लेकिन उसी देश की व्यवस्था सवालों के घेरे में। चीन के सबसे संवेदनशील और गोपनीय परमाणु कार्यक्रम अमेरिका में लीक हो गए। ये डेटा लीक कर दिया गया है। ये एक तकनीकी चूक नहीं, ये ड्रैगन की गर्दन पर सीधी चोट है। क्या इस लीक के पीछे कोई अंदरूनी साजिश है या कोई तकनीकी कमजोरी? क्या इसे प्लान के साथ किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमेरिका और चीन के बीच इस तनातनी की वजह क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा? सब कुछ डिटेल से जानेंगे। फिर बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई थी, अब तक आपने जमीन पर लड़ाई देखी, हवा में लड़ाई देखी, आपने समंदर में लड़ाई देखी, लेकिन कहते हैं फ्यूचर की जो लड़ाई होगी वो स्पेस में लड़ी जाएगी और उसी स्पेस जंग की एक झलक देखने को मिल गई है। जी हां, आसमान के उस इलाके में जहां नजरें नहीं जाती हैं वहां लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई छिड़ चुकी है। अंतरिक्ष सिर्फ साइंस का मैदान नहीं रह गया है, यह महाशक्तियों के बीच टकराव का एक नया अखाड़ा बनने लगा है। अमेरिका और चीन की टक्कर इस बार जमीन पर नहीं, सीधे स्पेस में हुई है। इंटरनेट क्रांति की नई दुनिया बनाने के सपने संजोने वाली इलॉन मस्क को चीन से बड़ा झटका लगा है। चीन की सख्त नीतियों की वजह से इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी को अपने 4400 सैटेलाइट को वापस पृथ्वी की ओर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इसमें चीन ने अपनी दादागिरी दिखाई है।
तो अंतरिक्ष में किसकी दादागिरी चलेगी? अंतरिक्ष के वॉर में कौन जीतेगा? ये अंतरिक्ष में जो महायुद्ध की शुरुआत हुई, इसकी वजह क्या है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि एक तकनीकी विवाद नहीं है। आप सोचिए कि अगर एक दूसरे देश के सैटेलाइट को निशाना बनाने की एक बार होड़ लग गई तो हर देश चाहेगा कि वो सामने वाले देश के सैटेलाइट को गिरा दे। और अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को बर्बाद किया जाने लगा, तबाह किया जाने लगा, निशाना बनाया जाने लगा, तो फिर सोचिए धरती पर क्या इंपैक्ट होगा। किसी का सैटेलाइट, किसी भी देश के सैटेलाइट को सुरक्षित नहीं माना जाएगा और उसके बाद उसे खत्म करने की कोशिश होगी, साजिश होगी, और यही होगा स्पेस की जंग की सबसे बड़ी शुरुआत। आगे देखना होगा स्पेस युद्ध का असली असर दुनिया की टेक्नोलॉजी और भू राजनीति पर क्या पड़ेगा। तो चीन और अमेरिका के बीच स्पेस वॉर की शुरुआत हुई है, इसका भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल से। अमेरिका और ईरान एक ऐसा एक्सेस जिसे आप राहु केतु एक्सेस भी कह सकते हैं। एक वक्त में दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते हैं, एक दूसरे के बहुत करीबी। यह बात है इस्लामिक क्रांति से पहले की। लेकिन आज की तारीख में साल 2026 में अमेरिका और ईरान सांप और नेवले की तरह एक दूसरे को देखते हैं। 36 का आंकड़ा, एक दूसरे के थुर विरोधी। और हाल के समय में जो हालात बने हैं उससे यह लग रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करेगा और ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है, कमर कस ली है। अगर अमेरिका अटैक करेगा तो फिर जवाब दिया जाएगा, पलटवार किया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर गंभीर हमले की चेतावनी जारी की है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस डॉट को आप कनेक्ट कीजिए वेनेजुएला के डॉट से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी राष्ट्रपति 3 से 6 महीने तक लगातार वार्निंग देते रहे कि आप वेनेजुएला छोड़ दीजिए, आप वेनेजुएला की कुर्सी छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, वेनेजुएला सरेंडर कर दे अमेरिका को। और उसके साथ साथ वो तैयारी भी करते रहे। ठीक कुछ वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई को, कि आप अमेरिका के साथ डील कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, आप अमेरिका के साथ सौदा कर लीजिए। और बीच बीच में वो धमकी भी दे रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा हमला करेगा, ऐसा हमला करेगा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। और यही बात इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने भी कही कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जो अभी तक न किसी ने देखा होगा, ना सुना होगा। तो आखिर अमेरिका कौन सी जंग की तैयारी कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर सकता है अमेरिका। उनका यह कहना कि यह हमला वेनेजुएला जैसा नहीं होगा और बड़ा होगा। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। इसके जवाब में ईरान ने कसम खाई है कि वो अपनी हिफाजत ऐसे करेगा जैसा कि किसी भी देश ने पहले अपनी हिफाजत नहीं की होगी। दोनों तरफ से बयानबाजी के बीच सैन्य कार्रवाई का अंदेशा 100% तक पहुंच गया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह भी जान लीजिए। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हिंद महासागर एक रण क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका के जंगी बेड़े लगातार ईरान की ओर इसी रास्ते से बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को और बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक इस वक्त सेंटकॉम इलाके में अमेरिका के 10 युद्धपोत तैनात हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और हाई एंड वॉरशिप भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान डबल स्ट्राइक करने का है। कैसे, आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार सैनिकों की संख्या ईरान के आसपास बढ़ा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। एक और बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर पावर्ड सुपर करियर। दुश्मनों के लिए चलता फिरता एक सैन्य बेस है और इस वजह से कहा जा रहा है कि अगर दो इतने बड़े जंगी बेड़े ईरान के करीब गए हैं तो ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को खामोश शिकारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसने ट्रैकर्स बंद कर दिए हैं। लोकेशन छिपाकर समुद्र में मूवमेंट। रणनीति क्या है? स्पीड, साइलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंटकॉम क्षेत्र में 10 अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती।
अमेरिका के ईरान पहुंचने वाले दूसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, जिसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। यह करियर स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट करियर के अलावा इस बेड़े के साथ ही टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से लैस युद्धपोत और परमाणु सबमरीन भी मौजूद रहती है। ऐसे करियर स्ट्राइक ग्रुप किसी भी देश की पूरी सेना को अकेले तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अब ऐसे एक नहीं बल्कि दो तैरते हुए अमेरिकी बेस ईरान के करीब पहुंच गए हैं। और इस खबर के साथ ट्रंप का यह कहना कि डील कर लो ईरान वरना तबाह कर दिए जाओगे, यानी यह मतलब मामला डील का नहीं है, मामला सरेंडर का है। वो कूटनीतिक भाषा में कह रहे हैं डील कर लो, अमेरिका का कहना है सरेंडर करो वरना मरने के लिए तैयार रहो। अब समझिए कि अमेरिका को ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट क्यों भेजना पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश, जहां उन्होंने ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद नहीं करने की रणनीति बनाई है। यूएई के बाद सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए वो अमेरिका को अपने देश के एयरबेस का, एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस ऐलान के बाद ईरान पर हमले की अमेरिकी क्षमता काफी कमजोर हुई है। ट्रंप ने अमेरिका के 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान को घेरने का ऑर्डर दे दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जो बेड़ा ईरान में भेजा गया है वो वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है और इसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। वेनेजुएला की तरह यह बेड़ा पूरी तरीके से तैयार है, जरूरत पड़ने पर तेजी के साथ घातक हमले की ताकत रखता है। दूसरी तरफ इसके जवाब में ईरान ने समंदर में ड्रोन करियर तैनात कर दिए हैं। इसका नाम शाहिद बघेरी ड्रोन करियर है, जिसे ईरान ने फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट के करीब 5 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र में तैनात किया है। यह एक साधारण कंटेनर जहाज था, लेकिन ईरान ने 2022 से 2024 के बीच इसे ड्रोन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में बदल दिया। इस जहाज पर स्की जंप रैंप है। इसके अलावा जिससे ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, ड्रोन और हेलीकॉप्टर दोनों चलाए जा सकते हैं। यानी ये कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि कम लागत वाला एक ऐसा युद्ध प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। ईरान के प्रॉक्सी वॉरियर्स भी एक चुनौती है अमेरिका के लिए। अभी तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की बात हो रही थी, अब ईरान के प्रॉक्सी वॉरियर्स को भी जान लीजिए। सबसे पहले हिजबुल्लाह, ईरान समर्थित सबसे ताकतवर मिलिशिया है। इजराइल के खिलाफ फ्रंटलाइन पर बहुत एक्टिव है, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन की खेप से लैस है। सीरिया में भी ईरानी हितों की रक्षा इसने की। इसके बाद बारी आती है हूथी रेबल्स की, जो यमन में है। ईरान का एक अहम प्रॉक्सी ग्रुप है। सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले रहता है, लाल सागर में शिप पर हमले करता है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इराकी शिया मिलिशिया भी ले लीजिए। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलता है। ईरान की फॉरवर्ड सैन्य मौजूदगी इसकी नजर आती है। वहीं ईरान की रणनीति यह है कि सीधे युद्ध से बचाव और प्रॉक्सी के जरिए दबाव और हमले। पूरे मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश और पूरे मिडिल ईस्ट से बदला। सबसे इंपॉर्टेंट, खाड़ी देश क्यों पीछे हट रहे हैं? ऐसा नहीं है कि खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है खाड़ी देशों को पैसा नहीं चाहिए, खाड़ी देशों को अपने तेल नहीं बेचने, सब करना है। बच इसलिए रहे हैं वो एयरबेस और एयर स्पेस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ईरान के मिसाइल और ड्रोन की जद में नहीं आना चाहते। वो ईरान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ किया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी एयरबेस को नहीं बख्शेंगे, इंक्लूडिंग इजराइल, सब पर हमला करेंगे। तो इजराइल पर जो हमला होगा वो आयरन डोम और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम से बचा जा सकता है, लेकिन जो बेसेस तैनात हैं अमेरिका के, उनको बचा पाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोहे के चने के जैसा हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एहतियातन एक और जो शिप है वो ईरान की तरफ भेज दिया। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान के समर्थन वाले 3 बड़े गुट, हिजबुल्लाह, हूती रेबल्स और इराक के सशस्त्र गुट, तीनों ने अमेरिका को निशाने पर रखा हुआ है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल और अमेरिकी ठिकाने भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हिजबुल्लाह चीफ के बयान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। यमन के हूती रेबल्स ने भी लाल सागर से सीधी चेतावनी भेजी है। अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिकी
शिप, ऑयल शिपमेंट, अमेरिकी कंटेनर, मिलिट्री बेस सब उनके निशाने पर होंगे। हूती पहले ही अमेरिका और इजरायली जहाजों पर हमला कर चुके हैं। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया ने भी धमकी दी है, अगर ईरान को छुआ गया तो इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले तय हैं। मतलब साफ है कि ईरान पर हमला सिर्फ एक देश से जंग नहीं होगी, यह पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने वाली लड़ाई होगी। यानी अमेरिका ने एक फायर किया और पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। अमेरिका के सामने सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि पूरा रेजिस्टेंस एक्सेस खड़ा है। अब आइए एक और पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। हमने आपको रिबेल समझा दिया, ईरान के प्रॉक्सी बता दिए, ईरान की ताकत बता दी, मिसाइल्स और ड्रोन्स। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्यों अमेरिका वेट कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उसमें से एक है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया के गले की नस की तरह है और ईरान ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को कैप्चर कर लेगा। अब क्या है हॉर्मुज स्ट्रेट और कहां है हॉर्मुज स्ट्रेट, ये देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है हॉर्मुज जल डमरूमत। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। यहां से रोजाना पूरी दुनिया का तकरीबन 20% कच्चा तेल गुजरता है। आसान भाषा में समझिए तो हॉर्मुज स्ट्रेट वो गलियारा है जहां से खाड़ी देशों से निकलने वाला जितना तेल है सब गुजरता है और पूरी दुनिया के अलग अलग बाजारों में जाता है, इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में जाता है या फिर अलग अलग देशों को सप्लाई होता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को, जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित है, फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये अगर इसे ब्लॉक कर दिया गया तो खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल ही ब्लॉक हो जाएगा और इससे ऑयल मार्केट में हाहाकार मच सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है और डिसबैलेंस भी आ सकता है। किन देशों को जोड़ता है? उत्तर में ईरान को जोड़ता है और दक्षिण में ओमान को जोड़ता है। हॉर्मुज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब, जैसा कि मैंने आपको बताया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई का तेल जो निकाला जाता है वो यहीं से होकर पूरी दुनिया में फैलता है, यानी दुनिया के अलग अलग देशों को सप्लाई होता है। यह अमेरिका, चीन, भारत और यूरोप की ऊर्जा सप्लाई का सबसे मेन जरिया है और जरा सा तनाव तेल के बाजार में हाहाकार क्रिएट कर सकता है। तनाव की बड़ी वजह यह है कि युद्ध या नाकेबंदी की यहां पर आशंका है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा इंपैक्ट होगा। यह रास्ता मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। यह कैरियर ईरान को समंदर से ड्रोन हमला करने की ताकत देता है, जिससे दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है। आपको बता दें कि ईरान अभी यह प्लानिंग कर रहा है कि अमेरिका और जो अमेरिका के बेड़े हैं और उनके जो युद्ध बेस हैं, आर्मी बेस हैं और जो इजराइल है, कैसे उन पर स्वार्म ड्रोन अटैक किया जाए, यानी एक साथ कई ड्रोन से हमला किया जाए। आपको बता दें ईरान ने एक ऐसे ही स्ट्राइक करियर ग्रुप को समंदर में तैनात कर दिया जो अमेरिका के लिए बहुत खतरा है। इसके साथ एक साथ कई ड्रोन से हमला करके बड़े बड़े बेड़े को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जरा 1980 के एक मामले को भी देखना होगा, जब ईरान और इराक युद्ध के दौरान ईरान ने तेल टैंकर और तेल लोडिंग सुविधाओं को बम और मिसाइलों से निशाना बनाया था। इसमें चीन में बने क्रूज मिसाइलों का उपयोग किया गया था। वहीं टैंकर्स को के परिवहन को बाधित करने के लिए स्पीड बोट का इस्तेमाल किया गया था और इस एक्शन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह अवरुद्ध नहीं किया, लेकिन वहां पर जो ट्रैफिक था ऑयल टैंकर्स का वो काफी हद तक कम हो गया या बाधित हो गई थी। इसकी वजह से दुनिया भर के ऑयल सप्लाई पर बहुत असर पड़ा था और तब से ही इस इलाके को सिक्योर करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठाई और अमेरिका ने चारों तरफ अपने बेसेस बनाने शुरू किए। आज 19 से ज्यादा बेस ऑपरेट करते हैं खाड़ी देशों में, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के, जिससे अमेरिका यह सुनिश्चित कर सके कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कोई ब्लॉक ना कर पाए और दुनिया को ब्लैकमेल ना कर पाए। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध छेड़ने की जो है तैयारी कर ली ईरान ने। इसके लिए ईरान ने 80,000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन तैयार किए हैं। यह एक कामिकाज़ी ड्रोन है, इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ईरान रोजाना ऐसे 400 से ज्यादा ड्रोन तैयार कर रहा है। रूस की तकनीकी मदद से ईरान ने ऐसे ड्रोन के उत्पादन को तेज कर दिया है। ये वही ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर चुका है।
इसके अलावा ईरान ने फिर से दुनिया को अपनी ड्रोन सिटी दिखाई है, जिसमें दुनिया के सबसे घातक ड्रोन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में ईरान के पास ड्रोन की मौजूदगी इसलिए भी घातक है क्योंकि इससे स्वयं ड्रोन अटैक की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ ईरान के आत्मविश्वास की वजह सिर्फ ड्रोन पावर्स ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ईरान पर ट्रंप की धमकियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना। एक तरफ ट्रंप ने दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से ईरान को घेरने की योजना बनाई है, दूसरी तरफ चीन ने ईरान को वो मिसाइल दी है जिसे कैरियर किलर कहा जाता है, जो ईरान के आसपास मौजूद समुद्री इलाके में ईरान ने तैनात की है और जो अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जा रहे हैं, क्योंकि चीन ने इस मिसाइल को खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है। चीन के इस मिसाइल यानी कि जिसका नाम DF-21D है, इसके बारे में भी जान लीजिए। वही मिसाइल है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और DF-21D चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से समंदर में चलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना साधती है, जिसको हाल ही में चाइना ने टेस्ट भी किया था। इसकी रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की वजह से अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप ईरान के बहुत करीब नहीं जा सकते। यह एक हाइपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी वजह से इसे बेहद खतरनाक माना जाता है और ये किसी भी इलाके से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि इसे मूव कराया जा सकता है, इसे ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी रफ्तार 10 मैक है, यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, और ये लॉन्च के बाद धरती की सतह से 50 से 100 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। इसके बाद इतनी ऊंचाई से लक्ष्य के ऊपर तक पहुंचती है, फिर सीधे लक्ष्य पर बहुत तेज रफ्तार से गिरती है। इसलिए इसको इंटरसेप्ट करके नष्ट करना मुश्किल है। यह मिसाइल सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाइट डेक को नष्ट करने में सक्षम है। फ्लाइट डेक वो जगह होती है जहां से कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है, यानी इस हमले से एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर निष्क्रिय हो जाता है। मतलब साफ है, चीन अमेरिका के खिलाफ अपने उन हथियारों को टेस्ट करना चाहता है जो उसने अमेरिका से युद्ध करने के लिए खास तौर पर तैयार किए हैं। इसलिए चीन ईरान को अमेरिका के खिलाफ अपनी सबसे घातक मिसाइलें दे रहा है, जो कामयाब हो गई तो अमेरिका से किसी संभावित युद्ध के लिए चीन इनका प्रोडक्शन भी तेज कर देगा, खास करके उस वक्त के लिए जब चीन ताइवान के लिए आगे बढ़ेगा और ताइवान को कब्जाने के लिए चीन ताइवान से जंग छेड़ेगा। और इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच का यह तनाव सिर्फ दो देशों का तनाव नहीं रह गया है, इसमें एक प्रॉक्सी के तौर पर कई देशों की एंट्री हो चुकी है और बहुत सारी चीजें टेस्ट होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर अमेरिका ने कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना होगा और नहीं करेगा तो बड़े हमले की तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं तो फिर इस पर वो फैसला लेकर रहेंगे, ये बात भी तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर, जब सेकेंड रिजीम में आए तो दुनिया को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बेहतरी की तरफ लेकर चलेंगे और अमेरिकी नीतियों को ऐसा बनाएंगे जिससे दुनिया एक पावर बैलेंस की तरफ चले। सारे देशों को तवज्जो मिलेगी, अमेरिका के दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा, आतंकवाद पर गहरी चोट की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में दुनिया का पावर बैलेंस ही हिल गया। वजह थी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। व्हाइट हाउस में दोबारा कदम रखते ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि दोस्ती नहीं, सिर्फ डील की भाषा समझेगा अमेरिका। भरोसा नहीं, सिर्फ मुनाफा देखेगा अमेरिका। अमेरिका ने वही किया जिससे एक एक डॉलर का हिसाब किताब किया जा सके, यानी कि वो नीति जिसमें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अमेरिका को किसी रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं था, किसी दोस्ती से कोई मतलब नहीं था, किसी विदेश नीति से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मतलब था तो वो था डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप नाम वही, लेकिन इस बार एजेंडा और ज्यादा आक्रामक और खुला। दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने तोड़ दिया वो ढांचा जिस पर दशकों से खड़ा था वर्ल्ड ऑर्डर। जो देश अमेरिका के पारंपरिक दोस्त थे, यूरोप, नेटो, सहयोगी राष्ट्र, भारत, आज वही सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं।
और यह भी बात सच है कि इन देशों ने अपने दूसरे पार्टनर्स भी ढूंढने शुरू कर दिए, यहां तक कि यूरोप खुद की सबसे बड़ी सेना बनाने पर विचार कर रहा है, काम शुरू कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन देशों को अमेरिका पहले प्राथमिकता भी नहीं देता था, आज वही ट्रंप के एजेंडे में सेंटर में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर कौन सा आतंकवादी गुट नहीं है। वहां आईएसआईएस भी है, वहां हमास भी है, वहां अल कायदा भी है, वहां जैश ए मोहम्मद भी है, वहां लश्कर ए तैयबा भी, लश्कर ए झांगवी भी है, सिपाह साहबा भी है। जितने आप नाम लीजिए, आप गिनते चले जाइए, गिनती कम नहीं होगी। टीटीपी भी है, आईएसकेपी भी है, अनगिनत आतंकी संगठन है। लेकिन आज वही अमेरिका का सबसे क्लोज अलाई। मिडिल ईस्ट में भी समीकरण बदले हैं, एशिया में टेंशन बढ़ी है, ग्लोबल साउथ में नई हलचल शुरू हो गई है। रूस से टकराव, चीन से ट्रेड वॉर, यूरोप से रिश्तों में दरार, भारत से तनाव, ये सब ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह रही। और ये सब अमेरिका मनमानी तरीके से पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। तो ट्रंप की नीति ने कैसे जियोपॉलिटिकल सीन बदल दिया, इसको समझते हैं। वैश्विक गठबंधन कमजोर हुए, दुनिया ने एक अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। अमेरिका ने टैरिफ का झटका दिया, अमेरिका चीन के रिश्तों में भी दरार आ गई। फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप से रिश्ते बिगड़ गए। कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ ट्रेड युद्ध अमेरिका ने छेड़ दिया। भारत के साथ भी वो दोस्ताना नहीं रह गया। भारत ईयू एफटीए ट्रंप की नीतियों के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। दुनिया में अमेरिका का कद भी काफी घट गया। अब देखिए आज की तारीख में रूस के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जबकि अमेरिका यूक्रेन का सहयोगी है। लेकिन पुतिन को के रूप में एक अच्छा दोस्त नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के एक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं आज की तारीख में रूस को डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की बयानबाजी ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच भी तनाव बढ़ा दिया। चीन के खिलाफ ट्रेड हथियार टैरिफ दोबारा हथियार बने। ड्रैगन को झुकाने की कोशिश में ट्रंप ने ग्लोबल सप्लाई चेन तक हिला दी। नतीजा यह हुआ कि महंगाई, अस्थिर बाजार और एशिया और पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ बढ़ता अविश्वास। अब भारत और चाइना और रशिया को भी छोड़ दीजिए, यूरोप जिनके साथ अमेरिका का सैन्य संगठन नेटो है, वो यूरोप भी नाराज हो गया। नेटो को लेकर ट्रंप की सख्त भाषा, डिफेंस फंडिंग पर धमकी, यूरोपीय देशों को कमजोर बताना, ये सब यूरोप को बहुत नागवार गुजरा। इन्हीं विदेश नीति की वजह से और कूटनीतिक चालों की वजह से यूरोप भी अमेरिका से दूर होने लग गया। कूटनीति की जगह टकराव का रास्ता ट्रंप ने चुना, साझेदारी की जगह शर्तों का रास्ता चुना डोनाल्ड ट्रंप ने। यही ट्रंप की विदेश नीति है, जिसने दुनिया को दो खेमों में बांटा, एक अमेरिका और उसके साथ चलने वाले देश जैसे कि पाकिस्तान, और दूसरी तरफ बाकी की दुनिया जिसमें यूरोप भी है, जिसमें ब्रिक्स भी है, जिसमें खाड़ी देश भी हैं, सब एक तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अमेरिका के पुराने सहयोगियों जैसे कि कनाडा, मैक्सिको के साथ व्यापारिक रिश्तों में भूचाल ला दिया। बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाएं, धमकियां दी, और अब दोनों देशों ने जवाबी टैरिफ के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रंप प्रशासन का नया ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ लंबे समय से जुड़े मित्र देशों को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती दे रहा है। अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता यानी कि यूएसएमसीए पर बहस अब चरम पर पहुंच चुकी है। ट्रंप के इस रवैये से न केवल व्यापार बाधित हो रहा है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी भारी असहज महसूस कर रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मसले को जिस तरह से उठाया, उस पर जिद पकड़ ली, वो अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी यूरोपीय संघ को भी असहज कर गया। ग्रीनलैंड विवाद की वजह से नेटो और यूरोपीय नीति में सख्ती से यूरोप के साथ ट्रांस अटलांटिक संबंधों में दरार आ गई। रणनीतिक रूप से यूरोप ने अब खुद की रक्षा और आर्थिक सहयोग को अधिक महत्व देना शुरू किया। इससे फ्रांस और ब्रिटेन से तो अमेरिका की कई मामलों में तीखी बहस भी हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था से खुली बगावत का सबब बन चुका है। इसके बाद क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने? इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के कई अहम प्रोग्राम से अमेरिका किनारा कर गया, WHO से बाहर हो गया। एक ऐसा फैसला जिसने महामारी के बाद की दुनिया में अमेरिका की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, क्लाइमेट जो को लेकर पूरी दुनिया की कोशिश थी, पेरिस जलवायु समझौता, उससे दोबारा बाहर निकलने की
बात सामने आई जो ये बताता है कि जलवायु संकट पर अमेरिका को अब वैश्विक चिंता नहीं है, सिर्फ उसे घरेलू फायदा या डॉलर का फायदा या अपना फायदा दिख रहा है। गाजा को लेकर देख लीजिए, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। हालांकि बात इसमें गाजा की नहीं की गई, इसमें बात की गई पूरी दुनिया में कैसे शांति लाई जाए, दो देशों में डील करवाई जाए, और ये अमेरिका करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समानांतर ताकत केंद्र के तौर पर देखा गया। यह बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश पहले ही दिन में धराशायी हो गई, जहां उन्होंने दुनिया के तमाम ताकतवर देशों को बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान और कुछ और 2-4 राष्ट्रों को छोड़कर कोई इस समारोह में नहीं पहुंचा, जो कि दावोस में बुलाई गई थी। तो सवाल यह कि अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद नियम बनाने वाला, नियम लिखने वाला देश बनना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले, ना कि अमेरिका दुनिया के हिसाब से चले। अमेरिका फर्स्ट की आड़ में दुनिया को ओनली अमेरिका की ओर धकेला जा रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज अमेरिका और खुद के मुनाफे के हिसाब से तैयार की, तो दुनिया समझ गई कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो ठीक नहीं है। तो रिएक्शन सबसे पहले आने शुरू हुए। चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ से नाराजगी जाहिर की। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को विकास में बाधा माना। विश्व व्यापार संगठन में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी किनारा कर लिया। क्लाइमेट चेंज पर ट्रंप के पेरिस समझौता छोड़ने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। व्यापार और सुरक्षा नीतियों में असहमति जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र और नेटो जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की नीति को आलोचना किया। ईरान तो आपको बताया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, ईरान वैसे ही अमेरिका के खिलाफ रहता है और 36 का आंकड़ा है। परमाणु समझौते JCPOA से ट्रंप के अमेरिका के बाहर निकलने पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। कड़े आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव बढ़ाने के खिलाफ विरोध किया। कनाडा और मैक्सिको, जो कि अलाइज हैं, अमेरिका के बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी NAFTA में रीनिगोशिएशन की बात की। व्यापार बाधाओं और सीमा सुरक्षा पर मतभेद इन देशों के सामने है। रूस को ले लीजिए आप, कई बार विरोध और आलोचना के बावजूद ट्रंप के साथ रणनीतिक संवाद की कोशिश। अमेरिका ने रूस से दोस्ती गांठने की कोशिश की। कुछ पॉलिसीज पर समर्थन भी हासिल हुआ, लेकिन व्यापक तौर पर सहमति बनी। भारत अमेरिका संबंधों को ले लीजिए, जहां बहुत उतार चढ़ाव दिखे। कुछ मौकों पर पीएम मोदी और ट्रंप ने सकारात्मक संवाद बनाए रखा, लेकिन व्यापार, टैरिफ और वैश्विक पार्टनरशिप जैसे विषयों पर मतभेद सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया। भारत को ट्रेड डील समझौता साइन करने के लिए प्रेशराइज किया गया, दबाव बनाया गया। बार बार चुनौती दी गई, जैसे कि GSP से भारत को बाहर करना। वहीं मोदी सरकार ने भी जता दिया कि वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। आत्मनिर्भर भारत नीति और रूस के साथ करीबी से संकेत दे दिया कि भारत किसी एक खेमे से जुड़कर नहीं रहेगा। वो ट्रंप के गुट का नहीं बनना चाहता है, और ये मैसेज बार बार दिया गया और क्लियर दिया गया। इस मैसेज पर तब मुहर और लग गई जब भारत ने अमेरिका के विरुद्ध जाकर भारत और EU के बीच एक बड़ा ट्रेड डील साइन किया, जिसे अमेरिका ने अपने लिए चुनौती के तौर पर देखा। और अमेरिका से पहला रिएक्शन यह है कि यूरोप अब यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। अब देख लीजिए कि ट्रंप के रिजीम में अमेरिका के दोस्त कौन कौन बने। ट्रंप जेलेंस्की के रिश्ते ऑन ऑफ चलते रहे। पहले बेइज्जती की, फिर पुतिन से नाराजगी के बाद नरमी देखी गई। पुतिन से कभी दोस्ती करते नजर आए, कभी दूरी बनाते नजर आए। यूक्रेन युद्ध ने भी ट्रंप का रुख बदला। नॉर्थ कोरिया से हाथ मिला लिया। किम जोंग उन के साथ दोस्ती की कोशिश की, लेकिन यह दोस्ती फेल हो गई। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना। अमेरिकी दूतावास शिफ्ट किया, अरब देशों से नई दोस्ती गांठी। नेतन्याहू नाराज हो गए, ट्रंप का अरब की तरफ झुकाव था इसलिए। और ट्रंप अरब देशों को टॉमहॉक मिसाइल भी देना चाहते थे। इससे भी अमेरिका इजराइल के रिश्तों में तनाव देखी गई। सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से गहरी दोस्ती ली। वहीं तेल, हथियार सौदे और खगोशी केस में भी समर्थन किया। सीरिया के साथ नए राष्ट्रपति जो वहां बने, उनके साथ गर्मजोशी के साथ शुरुआत की। अल शरा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कभी अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड थे और अलकायदा के टॉप टेररिस्ट में से एक आते थे, जिस पर अमेरिका ने 100 करोड़ का इनाम रखा था।
और बाद में इसी आतंकी को व्हाइट हाउस में बुलाया और रेड कारपेट पर वेलकम किया, जैसे कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वेलकम करते हैं। इस लिस्ट में एक और शॉकिंग नाम देखने को मिला, वो मिला पाकिस्तान का, जिसे ओसामा बिन लादेन के एनकाउंटर के बाद अमेरिकी सरकार ने दरकिनार कर रखा था और अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक खतरा माना था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी खतरे के लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछा दिया, इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच प्यार बढ़ा दिया। यह दिखाता है कि ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति का चेहरा बदल दिया, और न सिर्फ चेहरा बदला बल्कि वो अमेरिका फर्स्ट की राजनीति नहीं कर रहे, वो ट्रंप फैमिली फर्स्ट की राजनीति कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा हुआ। साल 2025 में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी हो गई, $7 बिलियन के आसपास पहुंच गई, जो कभी $3.24 बिलियन के आसपास हुआ करती थी 2023-24 में। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के देशों से सिर्फ इसलिए दुश्मनी मोल ली क्योंकि वो डील के जरिए अपनी फैमिली का वो नेटवर्थ बढ़ाना चाहते थे और अपने फैमिली के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। क्योंकि जिस देश के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील करने की कोशिश की, वो डील ज्यादातर उनके फैमिली बिजनेस, उनके परिवार के लोगों के बिजनेस और बाकी कंपनी के साथ देखे गए। इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी वेस्टर्न मीडिया में जारी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चाइना और अमेरिका की दुश्मनी की। चीन इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा है, और चीन से खबर यह है कि चीन का संवेदनशील परमाणु डेटा लीक हो गया है, और माना जा रहा है ये परमाणु डेटा अमेरिका में लीक किया गया है, और ये ड्रैगन की गर्दन पर सीधी पकड़ है। चीन की फौज के भीतर एक ऐसा धमाका जिसने बीजिंग से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले जनरल जांच के घेरे में आ गए। आरोप लगा कि चीन के परमाणु सीक्रेट अमेरिका तक पहुंचाए गए। चलिए जानते हैं कि ये खबर क्या है। सबसे पहले पता चलता है इस सीक्रेट डेटा लीक से कि 2035 तक परमाणु ताकत में वो अमेरिका के बराबर पहुंचना चाहता है, यानी कि चीन एशिया में न्यूक्लियर डोमिनेंस बनाना चाहता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। 500 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी है। 2030 तक लक्ष्य यह है कि चाइना के पास 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड हो। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम में स्ट्रेंथ हासिल करना चाहता है DF-41 मिसाइल बनाकर, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका और यूरोप को सीधे निशाने पर रखेगा चीन। मिसाइल साइलो नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। रेगिस्तान में 300 से ज्यादा न्यूक्लियर साइलो चाइना ने बनाए हैं, यानी वो जगह जहां मिसाइल स्टोर किए जाते हैं, साइलो उनको कहते हैं। सैटेलाइट से छुपाने की वजह से इन्हें जमीन के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा जिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन भी बहुत तेजी से चाइना बना रहा है। JL-3 मिसाइल से समुद्र से हमला संभव है। हालांकि माना यह जा रहा है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की रखी है। दावा यह है पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स को शक है कि ताइवान एंगल में अगर ताइवान संकट के दरमियान अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की या अमेरिका ने चाइना को रोकने की कोशिश की, चीन पर हमला किया, तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल चाइना कर सकता है अमेरिका को दूर रखने की रणनीति के तहत। दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर ताकत बनने की होड़ में शामिल हो गया है ड्रैगन। यह सब कैसे पता चला? यह सब पता चला जो डेटा लीक हुआ है यूएस में, उसकी वजह से। PLA, जो कि चीनी आर्मी का नाम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। शी जिनपिंग इन्हें स्टील वॉल कहते हैं, लेकिन आज उसी सेना के शीर्ष नेतृत्व में दरार देखी जा रही है। जिस जनरल को गिरफ्तार किया गया है करप्शन और डेटा लीक और गद्दारी के मामले में, उनका नाम है जनरल झांग यूक्सिया। अब ये कौन है? ये चीन के शीर्ष सैन्य नेता हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ जनरल हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वाइस चेयरमैन हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते हैं।
4 दशक से ज्यादा सैन्य सेवा का अनुभव है। चीन की सैन्य रणनीति और आधुनिकीकरण में इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा नीति, हथियार विकास और युद्ध तैयारी के फैसलों में काफी प्रभाव माना जाता है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और यूएस चीन तनाव जैसे मुद्दों पर मजबूत रुख रखते हैं और एक्सपर्ट भी हैं। 75 साल के झांग सिर्फ एक आम ऑफिसर नहीं थे, उनके पिता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। यूशिया 1968 में सीधे चीनी सेना पीएलए के उच्च पद पर नियुक्त किए गए। वो उस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सीएमसी के सदस्य थे जो चीन की सेना से जुड़े हर फैसले की कमान संभालता है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की सैन्य शाखा है और पूरे देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता है। इस ताकतवर संस्था की अगुवाई खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें सीएमसी के उपाध्यक्ष जनरल झांग यूक्सिया भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि चीन के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम से जुड़ा कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को बेच चुके हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसके लिए चीन में इन्हें सजाए मौत दी जाएगी और ये सिर्फ चीन की सबसे बड़ी सैन्य चूक नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा में भी बहुत बड़ी सेंधमारी होगी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इसे अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का मामला बताया। हालांकि परमाणु लीक पर चाइना ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। वैसे भी चाइना किसी खबर को कंफर्म नहीं करता। गलवान में जब चीनी सैनिक पिटे और दर्जनों की संख्या में मारे गए तब भी चीन ने इस बात को कबूल नहीं किया था कि गलवान में उसकी आर्मी की हवा निकाल दी भारतीय जवानों ने। और आज भी चीन वही कर रहा है। आज भी चीन ने मानने से इनकार कर दिया है कि उसका कोई भी क्रिटिकल न्यूक्लियर डेटा अमेरिका को लीक हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटरनल ब्रीफिंग में जनरल झांग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियारों की अहम तकनीक की जानकारी अमेरिका को लीक की। झांग पर आरोप है कि उन्होंने सेना में प्रमोशन देने के बदले मोटी रिश्वत ली। उन पर सेना के अंदर अपने राजनीतिक गुट बनाने और सीएमसी में अपने पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जनरल झांग को राष्ट्रपति जिनपिंग का बेहद करीबी और वफादार माना जाता है। उनका गिरना हाल के दशकों में किसी चीनी जनरल के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस चीन ने हमेशा अपनी परमाणु ताकत को लोहे के ताले में बंद रखा, आज उसी ड्रैगन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु ठिकानों से जुड़ा तकनीकी डेटा, सुरक्षा डिटेल्स और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी अमेरिका को बेचे गए हैं। चीन की परमाणु ताकत में कहां-कहां इसके सेंटर्स हैं? लोप नूर एक इलाका है शिंजियान का, जहां चीन का इकलौता न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। परमाणु कमांड एंड कंट्रोल कहां है? बीजिंग में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, पीएलए रॉकेट फोर्स जो कि मुख्यालय है। बैलिस्टिक मिसाइल बेस और साइलो जोन कहां बनाए गए हैं? शिंजियान में हामी इलाका, गांसू यूमेन में, इनर मंगोलिया ओरदोस में और सैकड़ों नए आईसीबीएम साइलो बनाए जाने की रिपोर्ट भी मिली है। इसके अलावा परमाणु हथियार रिसर्च और डेवलपमेंट में मियानयांग, सिचुआन चाइना एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स। यूरेनियम प्रोसेसिंग कहां होती है? न्यूक्लियर फ्यूल कहां बनाए जाते हैं? यह इलाका है लांझू गांसू में, शांशिक क्षेत्र में भी बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? केनशान झिंजियांग में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दायाबे ताइशान गुआंगडोंग में प्लांट है। तियानवान में जियांगसू में प्लांट है। फुकिंग फुजियान में प्लांट है। हैयांग शिदायू बे शानडोंग में प्लांट है। इसके अलावा होंगयानहे लियाओनिंग में भी प्लांट है। चांगजियान हैनान में भी प्लांट है। अब वॉरहेड्स कहां लगाए गए? अनुमानित कितने परमाणु वॉरहेड हैं चाइना के पास? कहते हैं 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसे 2030 तक 1000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड करना चाहता है चीन। और ये सारी बातें इस इंफॉर्मेशन में अमेरिका को लीक कर दी गई हैं। यानी चीन के एक एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की डिटेल आज की तारीख में अमेरिका के पास मौजूद है, अगर इस खुलासे में, वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे में सच्चाई है तो। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे इस क्रैकडाउन का दायरा बहुत बड़ा बताया जा रहा है। जांच की आंच उन अफसरों तक भी पहुंच गई है जिन्हें जनरल झांग ने प्रमोट किया था।
अधिकारियों ने इस मामले से जुड़े कई लोगों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सेना के खरीद सिस्टम यानी कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जमे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। 2023 से अब तक 50 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को करप्शन के चार्जेस में बाहर किया जा चुका है। इस खबर के बाहर आते ही चीन से लेकर अमेरिका तक भूचाल आ गया। दावा किया जा रहा है कि झांग और एक अन्य जनरल को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा बलों के साथ बहस भी हुई। हालांकि ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं, इनकी पुष्टि चाइना से नहीं की जा सकी है। वहीं एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फेलो नील थॉमस ने परमाणु लीक के आरोपों पर भी संदेह जाहिर किया। उनका कहना है कि चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। किसी एक जनरल के लिए डेटा लीक करना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी के आरोप पीएलए के पुराने मामलों से मेल खाते हैं, लेकिन परमाणु लीक की बात राजनीतिक भी हो सकती है। फिलहाल चीन ने परमाणु लीक मामले पर चुप्पी साध रखी है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने बस इतना कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल कथित जानकारी लीक होने तक सीमित नहीं हो सकता है। ये चीन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के भीतर वफादारी की नई लकीरें खींचने की कोशिश भी हो सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले कुछ वर्षों से सेना और पार्टी तंत्र में सफाई अभियान चला रहे हैं। आधिकारिक रूप से यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष ढांचे में वफादारी पर कोई सवाल न रहे। झांग जैसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता का हटना इस बड़े अभियान का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। दूसरी ओर अटकलें ये भी हैं कि अमेरिका लंबे समय से चीन की सैन्य और परमाणु क्षमताओं पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर चीन के भीतर किसी बड़े सैन्य चेहरे पर शक की सुई घूमती है तो उसे सीधे वैश्विक ताकतों की खींचतान से जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे आज की तारीख में अगर बात करें तो अमेरिका और चाइना के बीच सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। यहां तक कि वेनेजुएला और ईरान को अमेरिका इसलिए कैप्चर करना चाह रहा है क्योंकि ये दोनों चाइना को ऑयल सप्लाई करते हैं। यानी शतरंज के बिसात पर अमेरिका और चीन के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कौन किसको चेकमेट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं। ये लड़ाई तो आपने देख ली, समंदर की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, सीमाओं की लड़ाई, आपस में लड़ाई, मिसाइल गोला बारूद की लड़ाई, लेकिन अब लड़ाई अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। सैटेलाइट्स के बीच वॉर की स्थिति है। जी हां, आपने स्टार वॉर्स देखी होगी, स्पेस वॉर देखी होगी, अब कुछ ऐसे ही जंग की शुरुआत हो रही है। कहते हैं भविष्य में जंग अंतरिक्ष में ही लड़ी जाएगी और अंतरिक्ष ही महाशक्तियों की जंग का नया अखाड़ा होगा। अंतरिक्ष पर जो रूल करेगा, जो शासन करेगा, वही दुनिया को कंट्रोल करेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका बनाम चीन, और इस बार टकराव जमीन पर नहीं, सीधे स्पेस में। दुनिया में इंटरनेट क्रांति लाने की कोशिश में लगे इलॉन मस्क को चीन ने बहुत जोर का झटका दिया। इस झटके के बाद इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी अपने 4400 सैटेलाइट्स को लोअर ऑर्बिट में लाने के लिए मजबूर हो गई। यह दावा चीन के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में किया है। स्टडी में बताया गया है कि चाइनीज सैटेलाइट और स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट के बीच हुई क्लोज अप्रोच की घटना के बाद कंपनी ने अपने 4400 से ज्यादा सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में लाने का फैसला किया। स्टडी यह भी बताती है घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है। स्पेस एक्स के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट माइकल निकोल्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया था कि चाइनीज रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद उनका एक स्टारलिंक सैटेलाइट और एक दूसरे सैटेलाइट करीब 200 मीटर की दूरी पर ही रह गए थे। यानी दोनों में टक्कर भी हो सकती थी। स्पेस के पैमाने पर यह दूरी बेहद कम मानी जाती है। इसे संभावित टक्कर यानी कोलिजन रिस्क वाली स्थिति समझा जाता है। कुछ हफ्तों बाद स्पेसएक्स ने बताया कि वो अपने लगभग आधे ऑपरेशनल इंटरनेट सैटेलाइट को 550 किलोमीटर की ऊंचाई से घटाकर लगभग 480 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी का कहना है कि इससे स्पेस सेफ्टी बेहतर होगी। लेकिन ये क्लोज अप्रोच दुनिया के लिए कितनी बड़ी टेंशन है? ये टक्कर नहीं, ये जंग का खतरा है। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस घटना को हाई रिस्क बताया है। बिना टकराव के भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। इसका स्टारलिंक पर सीधा असर है। क्लोज अप्रोच के बाद स्टारलिंक को बड़े पैमाने पर
ऑर्बिटल चेंज करने पड़े, यानी सैटेलाइट की ऊंचाई जानबूझकर कम करनी पड़ी। अब इस सैटेलाइट का नाम क्या जो चाइना ने भेजी, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को नीचे आना पड़ा। कहते हैं हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसे काइनेटिका 1 रॉकेट से और बाकी पेलोड्स के साथ लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का शुरुआती ऑर्बिटल डेटा घटना से सिर्फ 14 मिनट पहले तैयार किया गया। कम समय यानी टकराव का जोखिम ज्यादा। लोअर ऑर्बिट का फायदा क्या हो सकता है इलॉन मस्क को? डिफॉल्ट सैटेलाइट्स जल्दी एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, स्पेस डिब्रीज कम होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटर इमेज बनती है। रिसर्चर्स मानते हैं कि यह कदम स्पेस एक्स की जिम्मेदार वाली कंपनी वाली छवि को मजबूत करता है। लेकिन अगर स्पेस एक्स और चाइनीज सैटेलाइट आपस में टकरा जाते तो फिर यहां से शुरू हो सकती थी एक ऐसी जंग जो भविष्य में हो सकती है कि देश एक दूसरे के सैटेलाइट को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता? उसकी वजह से एक दूसरे के सैटेलाइट को मार गिराने की होड़ शुरू हो जाती और एक नई जंग छिड़ती अंतरिक्ष में, जिसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है इस खबर के सामने आने के बाद। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी और ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी। सही जवाब भेजिए 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।